नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजरें लद्दाख पर हैं, जहां भारत के सैनिक आंखों में आंखें डालकर चीन को उसकी हर गुस्ताखी का जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। निगाहें चीन पर भी हैं, जो गलवान घाटी की हिंसक झड़प के बाद बातचीत से विवाद सुलझाने की बात तो कर रहा है, लेकिन उसकी हरकतें उसकी जबान से मेल नहीं खा रही। भारत की सीमा पर चीन की साजिश दूर अंतरिक्ष से भी साफ साफ नजर आ रही है। सैटेलाइट से मिल रही तस्वीरें आगाह कर रही हैं कि एक बार आस्तीन के सांप पर भी भरोसा किया जा सकता है, लेकिन चीन पर कतई नहीं। बीते 58 साल से चीन को बातों से समझा समझाकर थक चुके भारत को भी अंदाजा हो चुका है कि इस बार तो चीन की ईंट का जवाब पत्थर से देना ही होगा। दिल्ली के इरादे की भनक भी पूरी दुनिया समझ रही। बस यह किसी को नहीं पता कि गांधी के भारत को आखिर किस तरीके से चीन को जवाब देगा। गांधी जो अहिंसा के पुजारी तो थे, लेकिन अहिंसा की आड़ में कायरता के सख्त विरोधी थे। 4 अगस्त 1920 को यंग इंडिया में महात्मा गांधी ने बिना किसी लाग लपेट के लिखा था कि अगर उन्हें कायरता और हिंसा में किसी एक को चुनना पड़े तो वो निश्चय ही हिंसा को चुनेंगे और कायरतापूर्ण नरमेध को देखते रहने की अपेक्षा को विध्वंसात्मक युद्ध का भी स्वागत करें। बड़ा बवाल मचा कि गांधी जी तो हिंसा की बात करने लगे। इस पर उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाई और समझाया कि अहिंसा किसी दुष्ट के सामने समर्पण करने का नाम नहीं है। इसलिए अगर किसी दुष्ट अन्यायी से सामना होने की नौबत आ जाए तो उनकी नजर में कायरतापूर्ण शांतिवाद से वीरतापूर्ण युद्ध कहीं बेहतर होगा, क्योंकि अहिंसा और कायरता दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। वैसे भी महात्मा गांधी मानते थे कि अहिंसा की बात वही कर सकता है जो शक्तिशाली हो। बाद में रामधारी सिंह दिनकर ने यही बात मिसाल देकर समझाई कि अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खोता है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। भारत में शक्ति थी, इसलिए वो 1962 के बाद भी चीन की शरारतों को बर्दाश्त करता रहा, लेकिन अब पानी सर के ऊपर से जा चुका। इसलिए गांधी का भारत अब चीन को जवाब देने के लिए तैयार है। उस चीन को अहिंसा का मतलब समझाने के लिए तैयार है जिसने घात लगाकर गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों पर हमला किया। चीन की साजिश के सबूत सामने आ चुके। साफ हो चुका है कि वो भारत को बातचीत में उलझाकर 1 हफ्ते से खूनी झड़प की तैयारी कर रहा था। 1 हफ्ते से पूरा हिंदुस्तान इसका जवाब देने के लिए एकजुट है। हर कोई चाहता है कि अगर चीन को शांति की भाषा सिखाने के लिए शक्ति का प्रदर्शन करना पड़े तो यही सही। गलवान के आसमान में गरज रहा है हिंदुस्तान। पहाड़ों में छिपकर साजिशें रच रहा है चीन। जमीन की भूख में कुदरत से कर रहा है खिलवाड़। आसमानी आंखों ने पकड़ी चीन की चोरी। गलवान में हिंदुस्तान के साथ धोखा करके चीन इस कदर फंस गया है कि उसे निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा। एक तरफ हिंदुस्तान में शुरू हुए बॉयकॉट चाइना के अभियान से चीन का करोड़ों का नुकसान हो रहा है, तो दूसरी ओर सरकार ने चीन के इर्द गिर्द
ऐसा शिकंजा कस दिया है कि चीन उलझ कर रह गया है। गलवान में चीन के धोखे का भारत ने जिस तरह से जवाब दिया, उससे चीन सहम गया है। अब चीन गलवान इलाके में अपनी पुरानी आदत के तहत गुपचुप तरीके से साजिशें रच रहा है, तो वहीं भारत जमीन से लेकर आसमान तक खुलेआम अपनी रणनीति पर काम कर रहा है। भारत के इस कड़े रुख से बीजिंग में हलचल मच गई है। इतनी उंगलियां शी जिनपिंग के ऊपर उठी कि उन्हें अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी। चीन ने गलवान में भारत के साथ जो धोखा किया, उसके बाद भारत ने उसे उसी के मोर्चे पर एक साथ घेर लिया। भारत के रुख से डरा चीन फिर गुपचुप साजिशों पर उतर आया है। गलवान में चीन अब कुदरत के साथ खिलवाड़ करने से भी बाज नहीं आ रहा, जिसका सबूत है ये सैटेलाइट तस्वीरें। गलवान में चीन की गुपचुप साजिश का पर्दाफाश करने वाली ये पहली तस्वीर है। इस तस्वीर में जो नदी बहती हुई दिख रही है वो गलवान नदी है, जो श्योक नदी में जाकर मिलती है। गलवान नदी में जमीन खोदने वाली मशीन साफ तौर पर देखी जा सकती है। इस तस्वीर से साफ है कि चीन गलवान नदी का रास्ता बदलने में जुटा हुआ है। चीन गलवान नदी को रोकना चाहता है और काफी भारी कंस्ट्रक्शन का सामान वहां पर इसलिए लाया है। मेरे अपने विचार से सबसे पहले तो ये है कि वो गलवान का पानी रोक नहीं सकता है। दूसरा, अगर किसी तरह से वो डैम उधर बना भी दे तो चीन को उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। चीन गलवान में गुपचुप ढंग से कोई बड़ी साजिश अंजाम देने की कोशिश में है। इसके सबूत के तौर पर और भी कई तस्वीरें सामने आई हैं। चीन ने गलवान के आसपास के इलाके में कई बदलाव किए हैं। भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प 15 और 16 जून की रात हुई। इससे पहले चीन ने यहाँ बड़ी साजिश रची थी। चीन के सैनिक 9 जून से गलवान में दाखिल होना शुरू हुए। वो भारी भरकम मशीनें लेकर गलवान पहुंचे। चीन की 100 से ज्यादा गाड़ियां गलवान पहुंची। सैटेलाइट तस्वीरों में 9 और 16 जून के बीच की तस्वीरों में कई बदलाव दिख रहे हैं। अब हम आपको दिखाते हैं वो 2 तस्वीरें जिनसे चीन का झूठ भी बेनकाब हो जाता है और उसकी साजिश का भी पर्दाफाश होता है। ये सैटेलाइट से मिली 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर 9 जून की है, जबकि दूसरी तस्वीर 16 जून की। 9 जून की तस्वीर में रास्ता साफ है, जबकि 16 जून की तस्वीर में चीन की गाड़ियों का काफिला देखा जा सकता है। माना जा रहा है कि चीन यहाँ निर्माण कार्य और गलवान नदी का रास्ता बदलने के मकसद से ही दाखिल हुआ। अब इन तस्वीरों को देखिए। इसमें भी पहली तस्वीर 9 जून की है, जबकि दूसरी तस्वीर 16 जून की है। 9 जून की तस्वीर में सब कुछ शांत और साफ है, जबकि 16 जून की तस्वीर में नदी में खुदाई करने वाली मशीन दिख रही है। इससे साफ है कि चीन नदी का और मशीनें देखी जा सकती हैं। सैटेलाइट की इन तस्वीरों से साफ है कि चीन ने झड़प से पहले गलवान में एक बड़ी साजिश रची थी और उसे अंजाम दिया जा रहा था, और गलवान में हुई झड़प चीन की पूर्व नियोजित साजिश थी। गलवान में बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लेके आए हैं और वहां पर ट्रुप्स भी काफी आगे हैं। मुझे लगता है कि वहां पर तकरीबन एक ब्रिगेड स्ट्रेंथ तैयार खड़ी कर दी है, और वो इसलिए क्योंकि वो अभी पूरे गलवान वैली जो है उस पर कब्जा डालना चाहती है। गलवान में चीन काफी दिनों से साजिश रच रहा है और उसकी वजह गलवान घाटी में बनाया एक पुल है। भारत ने गलवान घाटी में एक पुल बनाया है। ये पुल पेट्रोल पॉइंट 14 के पास बनाया गया है। इससे पहले यहाँ एक फुट ब्रिज था। भारत ने इस पुल का निर्माण 19 जून को पूरा कर लिया। लद्दाख की गलवान घाटी में जो एक पुल था जिसे लेकर चीन काफी अड़ंगे डाल रहा था, उसे भारतीय सेना ने पूरा कर दिया है। जो झड़प 15 मई को हुई थी उसके बाद लेकर काफी विवाद हुआ था। चीन ने इस पुल को लेकर अड़ंगा भी डाला था, जो मेजर जनरल रैंक के अधिकारियों की मीटिंग हुई थी, लेकिन भारतीय सेना ने अपना रुख वहां पर भी साफ किया कि चीन की दखलंदाजी नहीं मानी जाएगी और जो पुल है वो बनकर पूरा तैयार हो चुका है। पहले जो PP-14 पॉइंट वहां पर जो पेट्रोलिंग जाती थी, जो सैनिक वहां जाते थे, उनको पैदल जाना पड़ता था, लेकिन अब ये पुल जो बन गया है गलवान घाटी में, इसे लेकर भारतीय सेना को काफी फायदा होगा। अब हम आपको मैप के जरिए समझाते हैं इस पुल की अहमियत आखिर है क्या। ये पुल गलवान घाटी में बनाया गया है। पहले ये फुटओवर ब्रिज था। इसी से होकर जवान पेट्रोल पॉइंट 14 तक गश्त के लिए जाते थे, लेकिन गाड़ी नहीं जा सकती थी। अब इस पुल के बन जाने से पेट्रोल पॉइंट 14 तक गाड़ियां पहुंच सकेंगी। इसके अलावा भारत को इस पुल की मदद से दौलत बेग ओल्डी और यहां तक कि सियाचिन तक पहुंचने में आसानी होगी।
चीन नहीं चाहता था कि भारत ये पुल बने, इसलिए वो लगातार अड़ंगा डालता रहा। लेकिन भारत ने चीन की झड़प के बाद भी काम नहीं रोका और ये पुल बनकर तैयार हो गया। ये पुल बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि इस पे भारी गाड़ियां भी जो है वो जा सकती हैं। चीन इसी को ऑब्जेक्ट कर रहा था। गलवान घाटी में जो फेस ऑफ का मेन कारण भी यही था, लेकिन भारत ने साफ मना कर दिया था कि ये हमारा इलाका है, हम सड़क बनाएंगे। और चीन के मना करने के बावजूद भी ये सड़क बनाई गई है और आज पूरी हो गई है। चीन की लाख कोशिशों और साजिशों के बाद भी भारत अडिग है और इससे चीन की परेशानी सबसे ज्यादा बढ़ रही है। भारत और चीन के बीच तनाव शुरू होने के बाद से राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चुप्पी साध रखी थी, लेकिन अपने ही देश में दबाव में आने के बाद अब उन्होंने चुप्पी तोड़ी है। सेना में और भी आधुनिकीकरण करने की जरूरत है। हमारी सेनाओं का मैनेजमेंट और बेहतर करना होगा। 13वीं पंचवर्षीय योजना में सेना को लेकर जो लक्ष्य तय किया गया है उसे जल्द पूरा करना होगा और 14वीं पंचवर्षीय योजना का भी खाका तैयार करना होगा। गलवान विवाद पर भारत के जवाब से चीन हैरान हो गया है। अब चीन को गुपचुप साजिश करनी पड़ रही है और राष्ट्रपति जिनपिंग को मई के पहले हफ्ते में लद्दाख की गलवान घाटी, पैंगोंग त्सो झील और चुलुश इलाके में चीन की सेना का जमावड़ा शुरू हुआ। इरादा क्या था? इरादा घुसपैठ करने का था, जिसे भारतीय सेना के जवानों ने नाकाम कर दिया। पहले यही लगा कि चीन की सेना की यह रूटीन बदमाशी है जो सीमा पर होती रहती है, लेकिन अब साफ हो चुका है कि यह पड़ोसी देशों की जमीन हड़पने की चीन की पुरानी चाल का हिस्सा थी। अमेरिका की सरकार में पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए सहायक विदेश मंत्री हैं डेविड स्टिल्वेल। उन्होंने भी माना कि कोरोना महामारी का फायदा उठाकर चीन भारत की जमीन हड़पना चाहता था। अमेरिकी संसद में सेनेट के मेजॉरिटी लीडर मिच मैकॉनेल का भी यही मानना है कि चीन अपने हर पड़ोसी के लिए सिरदर्द बन गया। पड़ोसी देशों को डराओ, धमकाओ, उनकी जमीन पर ताकत के जोर पर कब्जा करो। यह चीन की पैदाइशी फितरत है। शिनजियांग पर उसने नाजायज कब्जा किया, जो 1950 तक आजाद मुल्क था। तिब्बत पर चीन ने ऐसे ही कब्जा किया। अक्साई चीन का करीब 37,000 वर्ग किलोमीटर हिस्सा हड़प कर बैठ गया। दक्षिण चीन सागर में वियतनाम, जापान, दक्षिण कोरिया जैसे कई देशों के टापू चीन ने हड़प लिए, लेकिन जमीन कब्जा करने की उसकी भूख नहीं मिटी। वैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को यह बात चीन में कम्युनिस्ट शासन शुरू होते ही समझ में आ गई थी। आरएसएस के दूसरे प्रमुख एमएस गोलवलकर 1950 के दशक से ही आगाह कर रहे थे कि चीन पर भरोसा करना खतरनाक होगा, क्योंकि अपनी सीमा का घात, विश्वासघात किसी भी जरिए विस्तार करना चीन के कम्युनिस्टों का मूल चरित्र है। ये कह दिया था उन्होंने। अभी तब 1962 की जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। उसी दौरान गोलवलकर ने 5 नवंबर 1962 को चीन की एक और चाल से सावधान रहने की नसीहत दी थी। दिल्ली के रामलीला मैदान से उन्होंने नेहरू सरकार को आगाह किया था कि चीन आने वाले दिनों में भारत के खिलाफ नेपाल को भी मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश जरूर करेगा। अब उनकी यह बात भी सच होती दिख रही है। चीन अपनी सीमाओं का विस्तार करने के लिए पड़ोसी देशों के साथ दुश्मनी को इस हद तक बढ़ा देना चाहता है कि तीसरे विश्व युद्ध की नौबत आ जाए। जी हां, तीसरे विश्व युद्ध की नौबत आ जाए, ऐसा हो जाए। चीन में कम्युनिस्ट शासन की नींव रखने वाले माओ त्से तुंग ने 12 फरवरी 1957 को अपने वारिसों को यही समझाया था कि तीसरा विश्व युद्ध ही चीन के लिए फायदेमंद है, क्योंकि इसी से कम्युनिस्टों का विस्तार होगा और साम्राज्यवादी शक्तियां खत्म हो जाएंगी, ऐसा उनका मानना था। साम्राज्यवादी शक्तियों की जगह अब लोकतांत्रिक देश चीन के निशाने पर है। चीन को डेमोक्रेसी, लोकतंत्र से डर लगता है, इसलिए वो लोकतांत्रिक देशों को निगल जाना चाहता है।
चीन की सरकार जमीन हड़पने को रहती है बेकरार। पड़ोसी देशों की जमीन पर चीन के कब्जे की कहानी। गलवान घाटी में चीन की सेना किस मकसद से मौजूद है? समंदर से 14,000 फीट ऊपर चीन की फौज जंग के लिए आमादा क्यों नजर आ रही है? कोरोना काल में भी चीन सीमा विवाद को हवा देकर आखिर क्या हासिल करना चाहता है? आज हम इसका विश्लेषण करेंगे। आज हम आपको बताएंगे किस तरह चीन जमीन से लेकर समंदर तक अपनी विस्तारवादी नीति को अमली जामा पहनाने के लिए हद से गुजर जाने को आमादा है। आज हम आपको बताएंगे किस तरह चीन ने एक एक कर अपने पड़ोसी देशों की जमीन पर कैसे कब्जा किया। तो सबसे पहले आपको नक्शे के जरिए दिखाते हैं वो 6 देश जिन पर चीन ने अवैध कब्जा कर लिया या फिर उनका एक बड़ा हिस्सा हड़प लिया। चीन के नक्शे में 6 देश पूर्वी तुर्किस्तान, तिब्बत, इनर मंगोलिया या दक्षिणी मंगोलिया, ताइवान, हांगकांग और मकाऊ ये वो देश हैं जिन पर चीन ने कब्जा कर रखा है या इन्हें अपना हिस्सा बताता है। इन सभी देशों का क्षेत्रफल 41,13,709 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है, जो चीन के कुल क्षेत्रफल का 43% है। मतलब ये कि चीन का 40% से ज्यादा हिस्सा उसका है ही नहीं, बल्कि उस पर चीन ने कब्जा किया हुआ है। रूस, कनाडा और अमेरिका के बाद चीन दुनिया का सबसे बड़ा देश है। चीन का कुल क्षेत्रफल 97 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है। यही नहीं, चीन की 22,117 किलोमीटर लंबी सीमा 14 देशों से लगती है। ये दुनिया का पहला ऐसा मुल्क है जिसकी सीमाएं सबसे ज्यादा देशों से मिलती हैं। लेकिन हैरान करने वाला पहलू यह है कि इन सभी देशों के साथ चीन का किसी न किसी तरह का सीमा विवाद चल रहा है। यही नहीं, अहम हिस्सा मानती है। पूर्वी तुर्किस्तान पश्चिम एशिया का एक ऐतिहासिक इलाका, जहां तारिम द्रोणी और वीगर समुदाय के लोग रहते हैं। इस इलाके का मध्य एशिया के उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान जैसे दूसरे तुर्क क्षेत्रों से गहरा धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध रहा है। लेकिन चीन की नजर इस इलाके पर पड़ गई और उसने पूर्वी तुर्किस्तान पर 1949 में कब्जा कर लिया। चीन आज इसे शिनजियांग प्रांत बताता है, जबकि यहाँ की कुल आबादी का 45% हिस्सा आज भी वीगर मुसलमानों का है। वही वीगर मुसलमान जिन्हें तुर्की मूल का माना जाता है। चीन ने पूर्वी तुर्किस्तान या शिनजियांग को भी स्वायत्त क्षेत्र घोषित कर रखा है, लेकिन यहाँ चीन वीगर मुसलमानों पर जुल्म ढाता है। यही नहीं, यहाँ मूल रूप से चीन के लोगों को तेजी से बसाया भी जा रहा है। करीब 2.5 करोड़ की आबादी वाला ये इलाका चीन का चाइना के कुल 14 मुल्क हैं जिनके साथ में बॉर्डर लगता है, लेकिन 23 मुल्कों की जमीन, यानी कि जो समुद्र में कई अन्य टापू हैं, टापुओं के ऊपर भी अपनी बात रखने की कोशिश करता है कि ये टापू भी मेरे हैं। अब साउथ चाइना सी का पूरा झगड़ा भी तो इसी चीज को लेकर है। तो चाइना की ये एक नेशनल, सिविलाइजेशनल और कल्चरल पॉलिसी है। 23 मई 1950 को चीन के हजारों सैनिकों ने तिब्बत पर हमला कर दिया और उस पर कब्जा कर लिया। हालांकि 1959 में चीन ने तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा को बिना बॉडीगार्ड के बीजिंग आने का न्योता दिया था, लेकिन उनके समर्थकों ने उन्हें घेर लिया ताकि चीन उन्हें गिरफ्तार ना कर सके। बाद में दलाई लामा को भारत में शरण लेनी पड़ी। 1962 में भारत चीन के बीच हुए युद्ध के पीछे इसे एक बड़ी वजह भी माना जाता है। लेकिन चीन के लिए दक्षिण अफ्रीका जितना बड़ा तिब्बत इतना अहम क्यों है, ये जानना भी जरूरी है। दरअसल पूर्वी तुर्किस्तान के बाद तिब्बत चीन का दूसरा सबसे बड़ा प्रांत है। तिब्बत की सीमा भारत से लगती है, जिसका रणनीतिक महत्व है। यही वजह है कि चीन तिब्बत में लगातार सड़क बनाने का काम कर रहा है, जबकि तिब्बत के लोग चीन से आजादी की मांग कर रहे हैं। यहाँ बौद्ध धर्म को मानने वालों की आबादी 78% है। पूरे केवल लद्दाख नहीं, परंतु
जो सीमा तिब्बत से पड़ता था भारत के साथ, उस सभी में उन्होंने नोकझोंक के तैयारी में रखा है, ताकि वो अपने देशवासियों को ये बता सके कि हमारे देश के लिए पड़ोसी देश का खतरा है, महायुद्ध है, घमासान युद्ध होने वाला है, हम सबको एकजुटता होना चाहिए। तो ये गुमराह करने के लिए इसका रचाया है। वहां अपनी हुकूमत चलाने की कोशिश करता है। हालांकि दोनों देश एक दूसरे को मान्यता नहीं देते, लेकिन चीन दावा करता है कि ताइवान भी उसका ही हिस्सा है। ताइवान की ही तरह हांगकांग पर चीन अपना दावा ठोकता है। यहाँ 1 कंट्री 2 सिस्टम समझौते के तहत चीन मनमानी करता है, लेकिन हांगकांग की जनता चीन का कानून नहीं मानती। मकाऊ पर करीब 450 साल तक पुर्तगालियों का कब्जा था, लेकिन दिसंबर 1999 में पुर्तगालियों ने इसे चीन को सौंप दिया। मकाऊ के साथ हांगकांग की ही तरह चीन से समझौता हुआ था। हांगकांग की ही तरह मकाऊ को भी चीन ने 50 साल तक राजनीतिक आजादी दे रखी है, लेकिन आजादी सिर्फ नाम की है। मकाऊ को चीन अपना हिस्सा बताता है। देश का होम मिनिस्टर ये कहता है पार्लियामेंट के अंदर कि अक्साई चीन भी हमारा है और हम उसको लेके रहेंगे, तो मान लीजिए कि उसकी जो गूंज है वो बीजिंग तक बहुत जोर से सुनाई दी गई होगी और उसी की वजह से बीजिंग घबराया होगा, और वही कारण है कि वो आज गलवान में इस प्रकार का आक्रामक तेवर उसने इख्तियार किया हुआ है। इसी साल 11 मार्च को लोकसभा में दिए जवाब में विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने बताया था कि चीन, अरुणा मंत्री ने अक्साई चीन के बारे में कहा था कि अक्साई चीन के खिलाफ लोगों के गुस्से की आग 1962 से ही कभी धधकती थी, फिर तनाव खत्म होते ही बुझ जाती थी। लेकिन इस बार 20 शहीदों की चिता देखने के बाद देश की जनता चीन को माफ करने के मूड में नहीं है। गलवान घाटी में चीन के विश्वासघात की खबरें आने के बाद से ही पूरे देश में चीन में बने सामान की होलिका जलाई जा रही है। देश में जितना रिटेल दुकानदारों का कारोबार चीन में बने माल से चलता था, वो भी कसम उठा चुके हैं कि वो मेड इन चाइना वाला कोई सामान नहीं बेचेंगे। दुश्मन के साथ धंधा कैसा, ये सोच है, और ये सोच गहरी हो गई। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स नाम से व्यापारियों का एक बड़ा संगठन है, उसने चीन के 3000 प्रोडक्ट की लिस्ट बनाई और पूरे देश में उस सामान की बिक्री बंद करने की मुहिम भी शुरू कर दी। ये वादे और इरादे नसीम निखत की गजल के इस शेर की तरह ही हैं कि बंजारे हैं रिश्तों की तिजारत नहीं करते, हम लोग दिखावे की मोहब्बत नहीं करते, तूफान से लड़ने का सलीका है जरूरी, हम डूबने वालों की हिमायत नहीं करते। कोरोना महामारी के बाद चीन के कारोबारी साम्राज्य को पूरी दुनिया ने डूबता जहाज मानकर पहले से किनारा करना शुरू कर दिया। अब भारत की जनता ने लद्दाख से निकल रही लपटों में चीन के उन मंसूबों को जला देने की ठान ली है जिनके दम पर वो दुनिया की आर्थिक ताकत बनने का सपना देख रहा था। और लगता है सरकार भी चीन से कारोबारी रिश्तों पर तलवार चलाने का मन बना रही, और चीन के मोबाइल ऐप की एक लंबी लिस्ट मीडिया, सोशल मीडिया पर है जिनसे लोगों को दूर रहने को कहा जा रहा है। हालांकि एक संकट तो है कि मोबाइल फोन के मामले में भारत सबसे ज्यादा चीन की कंपनियों पर ही निर्भर है। चीनी माल की कोई गारंटी नहीं, ये बात जानते हुए भी लोग चीन का सामान खरीदते रहे हैं क्योंकि वो सस्ता पड़ता। लद्दाख संकट के बाद जब चीन में बने सामान के बहिष्कार की आंधी चल रही है, उसी बीच ये खबर भी आई कि एक चीनी कंपनी का मोबाइल फोन ऑनलाइन लॉन्च होने के कुछ घंटों में ही उसका पूरा स्टॉक बिक गया। अब क्या करें, आदत है, धीरे धीरे ही छूटेगी। ऐसे ही लोगों की आदत छुड़ाने के लिए अब शहर शहर, गांव गांव चीन को सबक सिखाने के लिए चीनी कंपनियों का सामान फूंकने का अभियान तेज हो गया। चीन के खिलाफ गुस्से में उबलता हिंदुस्तान। चीन के सामान का
बहिष्कार करती अवाम। चाइना का सामान, चाइना का सामान, चाइना का माल, चीन की अर्थनीति पर भारी पड़ेगी गलवान की गलती। गलवान में चीन की करतूत से पूरा हिंदुस्तान सुलग रहा है। कोरोना से जूझती भारत की जनता चीन से इंतकाम लेना चाहती है। भारत की आवाम चीन की दुखती रग को दबाने का प्रण कर चुकी है। ये तस्वीरें उसी की बानगी। जगह जगह चीन का सामान जलाया जा रहा है। दुकानदार चीन का सामान बाहर फेंक रहे हैं। सड़कों पर चीन के सामान की होलिका जल रही है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला फूका जा रहा है। चीन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। महाराष्ट्र से बिहार, बिहार से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड तक शहर शहर एक जैसी तस्वीरें नजर आ रही हैं। चीन के खिलाफ आक्रोश साफ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र के शोलापुर में लोगों का गुस्सा देखिए। यहाँ चीन का झंडा जला दिया गया। यही नहीं, चीन का सामान सड़क पर रखकर उसमें आग लगा दी गई। कारोबारी तो यहाँ तक मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार ई कॉमर्स कंपनियों को चीन में बने सामान की बिक्री बंद करने का आदेश दे। द कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT ने तो भारतीय सामान हमारा अभियान नाम से एक मुहिम भी शुरू कर दी है। यूपी के कैंची कारोबारी तो इस कदर गुस्से में है कि उन्होंने चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूका और कैंची समेत चीन से आने वाले हर सामान के बहिष्कार की मांग की। मेरठ में ये लोग सड़क पर उतर आए और चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एक जमाने से चीन का विरोध करते चले आए, चीन का सामान का विरोध करते चले आए, चीन की कैंची का विरोध करते चले आए। लिहाजा आगे जितना भी जो सामान कैंची हो या कोई भी और उद्योग का सामान रखा हो चाइना का, वो सब लाके सड़क पर फूकें और उसका बिल्कुल बहिष्कार करें। और आइंदा के लिए मोदी जी इससे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दें, इसको बर्बाद कर दें ताकि ये बिल्कुल फकीरी पे आ जाए। कारोबारियों और आम जनता के साथ क्रिकेट और फिल्म जगत से ताल्लुक रखने वाले लोग भी चीन के सामान का बहिष्कार कर रहे हैं। हरभजन सिंह का ये ट्वीट देखिए। शरीर एवं राष्ट्र दोनों को स्वस्थ रखने का एक ही उपाय है, चीनी बंद। शरीर के लिए देसी गुड़ और राष्ट्र के लिए देसी गुड्स। लेकिन हरभजन सिंह का ये ट्वीट चीन को अखर गया। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र कहे जाने वाले ग्लोबल टाइम्स को हरभजन की ये बात पसंद नहीं है। हरभजन के इस बयान पर अखबार के संपादक हू शी-जिन ने ट्वीट किया। चीन उस दौर से काफी आगे निकल आया है जिसमें सेलिब्रिटीज विदेशी सामान के बहिष्कार की बात करते हैं। ये प्रभावी व्यक्ति भारत के सबसे मशहूर स्पोर्ट्स स्टार में गिना जाता है और यहाँ ये महान भारतीय संस्कृति की नकारात्मक और पिछड़ी छवि पेश कर रहा है। चीन की इस बौखलाहट की वजह भी है। दरअसल भारत अगर चीन से कारोबार खत्म करता है तो उसे 75 अरब डॉलर यानी 5.7 लाख करोड़ रुपए का नुकसान पहुंच सकता है। इसके लिए भारत को करीब 1.37 लाख करोड़ रुपए का नुकसान सहन करना पड़ेगा। करगिल युद्ध में शहीद हुए कैप्टन सौरव कालिया के पिता का भी मानना है कि चीन में जितनी भी खुशहाली है वो भारत की वजह से है। लिहाजा चीन को सबक सिखाने के लिए उसके सामान का बहिष्कार करना एक ऐसा कारगर हथियार होगा जिससे चीन घुटनों के बल आ जाएगा। चीन की जो खुशहाली है वो हमारे देश में इतना जो इंपोर्ट करता है उसके कारण भी है। अगर हम सभी भारतीय अपने अपने मन में ये तुरंत कर लें कि हमने चाइनीज गुड्स का कम से कम इस्तेमाल करना है। उधर उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स ने चीन के 52 मोबाइल ऐप को हटाने का निर्देश जारी किया है। गृह मंत्रालय की सलाह के बाद इन ऐप्स को हटाने का निर्देश जारी किया गया है। इन ऐप पर डेटा चुराने का शक है। वहीं मोनोरेल के डिब्बे बनाने के लिए चीन की 2 कंपनियों को दिए जाने वाले कॉन्ट्रैक्ट को MMRDA ने रद्द कर दिया है। चीन की इन कंपनियों की जगह BHEL और BEML से बातचीत की जा रही है। मतलब साफ है कि जनता के साथ साथ सरकार भी चीन को सबक सिखाना चाहती है। चीन पर व्यापार की मार पड़ेगी तो उसे समझ आ जाएगा कि भारत से उलझना उसके लिए कितना महंगा
साबित होने वाला है। युद्धों में कभी नहीं हारे, हम डरते हैं छल छंदों से, हर बार पराजय पाई है अपने घर के जयचंदों से। लखनऊ के वीर रस के कवि वेदव्रत वाजपेयी की ये मशहूर कविता चीन के साथ लद्दाख में चल रहे टकराव के बीच यूं ही नहीं याद आई। जिस लद्दाख की जमीन हड़पने के लिए चीन सीमा पर खूनी साजिशों को अंजाम देने में जुटा है, उसी लद्दाख के एक नेता का ऑडियो सामने आया है जिसे सुनकर किसी का भी खून खौल उठेगा। लद्दाख से बीजेपी के सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल ने वो ऑडियो ट्वीट किया और दावा किया कि इसमें जो शख्स चीन की शान में कसीदे पढ़ रहा है वो केंद्र शासित लद्दाख के कारगिल शहर में कांग्रेस का पार्षद है। नाम है जाकिर हुसैन, जिसकी बातें सुनने के बाद लेह में कांग्रेस के नेताओं की कनपटी की नसें झंझना उठी। उसकी बातें सुनकर गुस्सा भी आया, अफसोस भी हुआ और यह चिंता भी हुई कि दुश्मन के हमले में भी जिसे अपनी सियासत चमकाने की पड़ी हो, वो आगे चलकर जाने कैसे कैसे गुल खिलाएगा। वो भी तब जब लद्दाख के लेह वाले हिस्से में चीन जैसा दुश्मन है और करगिल की सरहद पर पाकिस्तान घात लगाए बैठा है। और यह ऑडियो भी उस वक्त सामने आया जब चीन को जवाब देने के लिए दिल्ली में सभी दलों के आला नेताओं की बैठक बुलाने का ऐलान हो चुका था। जवाब सामने आता उससे पहले जाकिर हुसैन अपनी देश विरोधी सोच और कांग्रेस पार्टी पर सवाल बनकर सामने आया। उसकी मानसिकता पर शौक बहराइची का लिखा बेहद मशहूर शेर याद आ गया कि बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है, हर शाख पे उल्लू बैठे, अंजाम गुलिस्तां क्या हो। हालांकि कांग्रेस ने लद्दाख में पार्टी की शाख पर बैठा जो पहला उल्लू दिखा उसे फटकारा, नोटिस भी जारी कर दी, यह संदेश भी देने की कोशिश की कि वो हिंदुस्तान नाम के गुलिस्तान को बर्बाद नहीं करने देगी। लेकिन सवाल यह भी तो है कि कि जाकिर हुसैन जैसी मानसिकता रखने वाले जो चंद जयचंद और हैं, उनका क्या किया जाए। सरकार पर बार बार सवाल उठा रही कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर खुद एक बड़े विवाद में घिर गई। कांग्रेस पर मुसीबतों का पहाड़ एक ऑडियो क्लिप से टूटा है जिसे लद्दाख से बीजेपी के सांसद जामयांग सेरिंग ने जारी किया है। इस ऑडियो क्लिप में कही गई बातें आपको सुनाएं, उससे पहले इस विवाद से जुड़े किरदारों को पहचान लीजिए। दावा है कि ऑडियो क्लिप में पहला किरदार लद्दाख के कांग्रेस सांसद जाकिर हुसैन है और दूसरा किरदार उनके दोस्त नासिर हुसैन का है। जाकिर नासिर से बातचीत कर रहे हैं। इस बातचीत में जाकिर ने भारत की अखंडता और संप्रभुता को लेकर बेहद आपत्तिजनक बातें कही। लद्दाख यूटी के 1000 टुकड़े हो जाएंगे, फिर हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। फिर 370 हमें वापस मिलेगा। 370 की वजह से ये सब कुछ हो गया। कुश्ती की वजह से ये सब हो गया। वो चाइना का फॉरेन मिनिस्टर तो बोलता है हम लद्दाख को इंडिया से जल्दी आजाद करा देंगे 1 महीने के अंदर। तो हमारा क्या होगा कश्मीरियों का? कश्मीर को भेज देंगे हम पाकिस्तान। बातचीत आगे बढ़ी तो जाकिर ने अपने मन की मुराद भी बता दी। ये ले का आधा हिस्सा जो है चाइना लेना चाहिए, बस लेना चाहिए कि ले गया है? आधा हिस्सा पूरा लेना चाहिए। अच्छा, तो परेशानी दूर हो जाएगी। है इस बातचीत में जाकिर अगर लेह के चीन के साथ जाने की दुआ कर रहा है तो करगिल को वो पाकिस्तान के साथ मिलाने की भी उम्मीद जता रहा है। चाइना को ले चाहिए, करगिल नहीं चाहिए। चाइना को ले चाहिए सच में। आखिर ये करगिल जाएगा फिर किधर? करगिल कश्मीर के साथ। अब आ गए ना, तुम अपनी साथ पे आ गए ना। भारत की अखंडता पर चोट पहुंचाने का ख्वाब देखकर ही जो शख्स हंस हंस कर बात कर रहा हो, लेकिन ये शख्स हमारे जवानों की बहादुरी पर भी सवाल उठा रहा है। तो चाइना वालों ने सारा ब्लैक बेल्ट लेके लाके इनकी धज्जे उड़ा के रख दिया। इन्होंने गोली चलाई नहीं, इनके चाइना के वो ब्लैक बेल्ट वो कमांडोज वगैरह आ गया, धज्जे उड़ा के चला गया। अच्छा, अपने ही देश के जवानों के बारे में बेसिर पैर की बातें करने के अलावा ये शख्स इस बात पर भी खुश हो रहा है कि गलवान में चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है।
अगर इनमें ताकत होता तो वो पहले मारने से पहले उनको 135 किलोमीटर आने नहीं देता। उन्होंने मार मार के 135 किलोमीटर इस तरफ इनको भगाया है, तब ये चाइनीज और चाइना वाले 135 किलोमीटर अंदर पहुंचा है। जाकिर हुसैन नहीं रुका। नेताजी को शायद ये यकीन हो चुका है, यही वजह है कि ये अपने साथियों के बीजिंग में चुनाव लड़ने का ख्वाब तक देख रहे हैं। जोड़ा किधर है? जोरा रिक्जिन जोरा उसको ले में अगला इलेक्शन वो उधर चाइना में ही लड़ेगा, कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से। वो बीजिंग में इलेक्शन लड़ेगा, वो बीजिंग में लड़ेगा अगला इलेक्शन। ये ऑडियो क्लिप लद्दाख से बीजेपी के सांसद जामयांग सेरिंग ने जारी किया है। उन्हीं का दावा है कि ये बातचीत कांग्रेस के पार्षद जाकिर हुसैन और उनके एक साथी के बीच की है। इस ऑडियो को लेकर जामयांग ने लेह में कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन भी किया है। जामयांग ने इस ऑडियो क्लिप पर कार्रवाई की मांग करते हुए जाकिर हुसैन की पार्षद सदस्यता रद्द करने की मांग भी की कि अगर करगिल का एक काउंसलर का, वो कांग्रेस का, अगर ऐसा बयान देता है लेह के बारे में, लद्दाख के बारे में, वो कंडेमेबल है। आज हम उसको कंडेम करते हैं बुरी तरह से। हम चाहते हैं, हम गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, एलजी साहब, आर.के. माथुर साहब से, कि इसके ऊपर कड़ी से कड़ी एक्शन लिया जाए। जामयांग ने इस मुद्दे पर ट्विटर पर कांग्रेस को भी घेरा। कांग्रेस पार्टी के गद्दारी और देशद्रोही चेहरे को करगिल से कांग्रेस के चुने हुए पार्षद की बातचीत से समझा जा सकता है। जो सवाल राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से पूछा गया, उसका जवाब जिला कांग्रेस कमेटी दे रही है। जाकिर हुसैन का ऑडियो सामने आने के बाद कांग्रेस चौतरफा घिर गई। इस मामले पर करगिल की कांग्रेस कमेटी ने सफाई दी है। जाकिर हुसैन और उनके मित्र का जो ऑडियो वायरल हो रहा है, वो दो लोगों की आपसी बातचीत का हिस्सा है। कांग्रेस का इससे कोई लेना देना नहीं है और पार्टी इस बातचीत की निंदा करती है। पार्टी ने इस सिलसिले में जाकिर हुसैन को नोटिस देकर जवाब मांगा है। जाकिर हुसैन की बातचीत के वायरल होने के बाद पहले लेह में घमासान हुआ और फिर पूरे देश में ये ऑडियो क्लिप वायरल हो गई। इस बारे में लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ने भी बयान जारी किया है और पूरी बातचीत की निंदा की है और खुद को इससे अलग कर लिया। घड़ी अब इशारा कर रही है 9 बजे रात का और अब अगला पड़ाव 100 बात की एक बात का। लद्दाख की गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद भारत ने 2 दिन में श्योक नदी पर उस पुल को बनाकर तैयार कर दिया जिसका काम चीन रोकना चाहता था। जबकि सभी दलों की बैठक में सोनिया गांधी ने चीन की सेना से झड़प के पीछे खुफिया तंत्र की नाकामी को वजह बताया। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे के अंदर हुई 2 अलग अलग मुठभेड़ में जवानों ने 8 आतंकियों को ढेर कर दिया। कोरोना पॉजिटिव दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्लाज्मा थेरेपी से उनका इलाज होगा। और राजस्थान में कांग्रेस ने राज्यसभा की 2 सीटें जीत ली तो बीजेपी को सिर्फ 1 सीट से संतोष करना पड़ा, जबकि मध्य प्रदेश में बीजेपी के खाते में 2 और कांग्रेस के खाते में 1 सीट आई। चीन को सबक सिखाने की मांग कर रहे सियासी दलों का तीसरे दिन भी देश भर में प्रदर्शन जारी रहा। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में चीन के खिलाफ सियासी दलों का गुस्सा फूटा। बिहार के गया में तो बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और चीनी सामान के बहिष्कार का ऐलान किया। और नाराजगी जताने के लिए शहर के एक इलाके में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने चीन के सामान को एक जगह जमा किया और फिर उसमें आग लगा दी, जिसके बाद उससे निकलने वाला काला धुआं वहां फैलता दिखाई दिया। लेकिन इसके बाद भी प्रदर्शन कर रहे लोग वहां से हटे नहीं, बल्कि जलते सामान को घेर कर चीन के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। इस विरोध प्रदर्शन में शामिल बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता हाथों में पर्चे लिए नजर आए, जिन पर चीन के खिलाफ नारे लिखे थे, जबकि कुछ लोग पार्टी का झंडा पकड़े दिखाई दिए। यही नहीं, गलवान घाटी की घटना से नाराज बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने चीनी सामान इस्तेमाल नहीं करने की भी शपथ ली। आज हम लोग संकल्प लेते हैं कि कोई भी चाइना सामान अपने घर में यूज नहीं करेंगे। लेकिन चीन के खिलाफ प्रदर्शन करने के चक्कर में बीजेपी के कार्यकर्ता कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भूल गए। कुछ लोग मुंह पर मास्क लगाए तो दिखे, लेकिन ज्यादातर लोगों ने इसकी जरूरत नहीं समझी। बाद में बीजेपी के कार्यकर्ता ने लोगों से चीनी सामान इस्तेमाल नहीं करने की अपील की और अपने सभी मित्रों भाइयों से आग्रह किया है कि आज के बाद चाइनीज सामान का इस्तेमाल नहीं करना है। ये योग दिवस का पर उनका संदेश है और इस बैठक के बाद अगर उनका कोई संदेश आता है तो उसको भी हम दिखाएंगे। फिलहाल महाराष्ट्र के सोलापुर की बात करते हैं। वहां भी सियासी दलों ने चीन के खिलाफ अपना गुस्सा निकाला। चीन की धोखेबाजी से नाराज
शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने तो चीनी सामान को आग के हवाले कर दिया। लेकिन इससे पहले शिवसेना के कार्यकर्ता सड़क पर चीनी सामान तोड़कर अपना गुस्सा निकालते दिखाई दिए। कोई चीन की कंपनी की टीवी को सड़क पर पटकता दिखा तो कुछ लोग लात से चीनी सामान को तोड़ते नजर आए। एक तस्वीर में प्रदर्शन में शामिल 2 लोग चीन के झंडे को पकड़े दिखे, जिसे एक महिला चप्पल से मारती दिखाई दी। इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोग तिरंगा और पार्टी का झंडा लहराते नजर आए। तोड़फोड़ करने के बाद एक आदमी ने चीनी सामान पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी और फिर उसी आग में चीन के झंडे को जला दिया। इसी तरह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चीनी सामान को तोड़कर अपना विरोध जताया। बाद में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने उसमें आग लगा दी। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता भारत माता की जय के नारे लगाते रहे। चीन के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के ज्यादातर कार्यकर्ता कोरोना से बचने के लिए मुंह पर मास्क लगाए दिखे, लेकिन उनके बीच सोशल डिस्टेंसिंग की कमी दिखी। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मीडिया से बातचीत की, जिसमें उन्होंने सरकार से चीन को सबक सिखाने की मांग की। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सरकार के साथ है, सरकार के फैसलों के साथ है। देश चाहता है चाइना को सबक सिखाया जाए।